ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे चल के आप जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके लिए आपको ये वाले टॉपिक में क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में लिया है, ताकि जब बैंक रिकंसिलिएशन देखेंगे, आप सीखेंगे, तो देन यू कैन अगेन कम टू दिस टॉपिक, रिवाइज ऑल दीज एंट्रीज एंड देन वी कैन मूव अहेड। हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे जर्नलाइज करते हैं वो सब डिटेल में देखेंगे। इससे पहले के पार्ट्स में हमने देखा था कि बेसिक जर्नल एंट्रीज पास करने के रूल्स क्या है। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम भी देखा था और हमने डिस्काउंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज देखे थे। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले वो बेसिक वाले वीडियोस देखिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंक में जो जो इफेक्ट होते हैं वो सारे एंट्रीज यहाँ पे लिए हुए हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि बैंक से रिलेटेड एंट्रीज मतलब क्या होते हैं। देखिए, हमेशा जब कोई भी परचेज या सेल होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, तो हमेशा कैश नहीं जाता है बिजनेस के बाहर से। बहुत बार ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं। मतलब क्या? मतलब बिजनेसमैन अगर परचेज करता है तो वो कभी चेक से करेगा, कभी एनईएफटी से करेगा, कभी उसका कोई जो कस्टमर है उसको कोई डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट दे देगा या ऑनलाइन पेमेंट दे देगा, कभी कोई जो एक्सपेंस है उससे वो डेबिट कार्ड से पे किया होगा, क्रेडिट कार्ड से पे किया होगा। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है जिसमें बैंक पिक्चर में आती है, वो सारे ट्रांजैक्शंस मैंने इस वीडियो में एक ही जगह पे लाए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। So without any further delay, let's begin. What are bank transactions? Transactions which involve receipt and payment through checks, demand drafts, NEFT, RTGS, debit card, etc. are known as bank transactions. Here, one account involved in the transaction is always a bank account. Right? अभी जो हमने बताया. Next क्या है? When there are multiple bank accounts, we can name the account with that of the respective bank. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, यस बैंक एक्सेट्रा। क्या क्या मतलब हुआ कि एक बिजनेस जो है उसके बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं बहुत सारे बैंक में। तो फिर किसी अकाउंटेंट को जब जर्नल एंट्री पास करनी है तो उसे पहले ये देखना है कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, कौन से बैंक से रिलेटेड है, और वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखेगा। मतलब अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक मिला है तो वो लिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अकाउंट को डेबिट करेगा या बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्रेडिट करेगा, सो दैट सारे जो पासबुक्स है वो जब उसे मिले तो उसे समझेगा कि अरे मैंने कौन सा चेक कौन से अकाउंट में डिपॉजिट किया था, कहाँ से मैंने एक्सपेंसेस पे किए थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द बिजनेस हैज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, हम प्रीफिक्स दे उसके नाम का। ओके, क्लियर है। और एक बात हमें याद रखनी है कि जब हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होता है ना, हम उसे सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, लेकिन जब किसी बिजनेस का अकाउंट होता है दैट इज अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए ताकि इसमें बिजनेस अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर पाता है, इसे कोई रोक टोक नहीं होती है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ करंट अकाउंट। अभी हम ये देखते हैं बच्चों कि जब भी कोई चेक मिलता है तो वो एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। हमारे लाला जी का बिजनेस है और उन्हें चेक सुरेश से मिला। ओके, तो क्या हुआ, 10,000 रुपए का चेक मिला, तो लाला जी क्या करेंगे, वो चेक देख के सिर्फ खुश हो जाएंगे क्या? नहीं, वो चेक वो बैंक में लेके जाएंगे। उनकी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक के पास गए, चेक लिया, चेक बैंक में डिपॉजिट किया। सी द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग हियर, चेक रिसीव्ड मतलब चेक मिला, चेक डिपॉजिटेड मतलब बैंक में जाके वो चेक दिया। आप कभी आपके पेरेंट्स के साथ बैंक में अगर अभी तक नहीं गए होंगे तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, गो टू अ बैंक, do all these transactions practically, तो आपको समझेगा कि exactly how the bank functions। तो यहाँ पे जो चेक है वो हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या करेगी, वो जो चेक है वो कलेक्शन के लिए भेजेगी। अगर सुरेश की बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये चेक जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कंफर्मेशन देना पड़ता है कि भाई सुरेश का जो अकाउंट है उसमें 10,000 रुपए है, तो इसीलिए अगर 10,000 रुपए होंगे तो ही ये बैंक इस चेक को क्लियर करती है। मतलब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक कंफर्मेशन देती है कि बाबा हमारे पास 10,000 रुपए सुरेश के अकाउंट में है, आप इस चेक को क्लियर कर दीजिए। तो चेक क्लियर होगा
और फिर लाला जी का जो ये अकाउंट होगा यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, फिर इसमें पैसा जाए। गेटिंग इट? अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे सुरेश के अकाउंट में 5,000 रुपए हैं या वॉट एवर दी अमाउंट में बी, बट 10,000 रुपए से कम की अमाउंट है, मतलब ये चेक कहां से पेमेंट होगा? पेमेंट तो हो नहीं सकता। ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे? चेक बाउंस हो गया या चेक डिसऑनर हो गया। तो अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो इंटीमेशन भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिलेगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलेगी लाला जी को कि बाबा आपका जो सुरेश है उसका चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में हम वो पैसा नहीं दे सकते। क्लियर है? यहां तक समझ में आया क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? चलो अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन जर्नल एंट्रीज देखेंगे ताकि और क्लैरिटी आएगी आपको इस टॉपिक पे। चलो फर्स्टली क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000। सो दो अकाउंट हमारे कौन से अफेक्ट हुए? पहले तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करना है और वो फॉर्मेट में आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लाला जी। आप प्रॉपर उसको टैबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द जर्नल एंट्री। तो दो अकाउंट्स कौन से हैं? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। आप याद करिए वेरी फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या देखा था? कैश और बैंक क्या है? विच कैटेगरी? क्लियर का याद करिए, एसेट्स है, राइट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, एसेट्स है। सो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एसेट। ओके अभी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में अगर कैश गया तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया? बढ़ गया, राइट? तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया और बिजनेस से कैश बाहर गई है, तो बिजनेस में अगर कैश का बैलेंस था उससे कम हो गया, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम इसे डेबिट करते हैं और डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। वी नो दिस, हमने देखा हुआ है हमारे फर्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? चलो अभी फटाफट से हमारे जर्नल के फॉर्मेट में हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 और आपका नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? चलो आगे। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000। अगेन हमारे दोनों अकाउंट्स हमें मालूम है, कैश और बैंक दोनों एसेट्स है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट। अभी यहाँ पे उल्टा हुआ है, पहले हमने देखा कि कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ, अभी यहाँ पे उल्टा हो गया है। कैश से बाहर, बैंक से बाहर निकाला, विथड्रॉ किया, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, तो कैश बैलेंस बढ़ेगा क्या कम होगा? बढ़ जाएगा। और बैंक का बैलेंस घटा ना, तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम उसे करेंगे डेबिट, और डेबिट को डिक्रीज करना है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। So what is our final entry here? Our final entry will be cash account debit to bank. चलो हम इसे जर्नलाइज करते हैं फटाफट। जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 being कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपको डॉट डॉट नहीं देना है, आपको नरेशन पूरा लिखना है, ओके? नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे सब कुछ आते हुए भी। तो प्लीज आप देखिए कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जर्नल फॉर्मेट में। ऑलराइट, चलो आगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। क्या हुआ है यहाँ पे? चेक मिला है किससे? डेटर से, और हमें वो डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, ठीक है? तो दो अकाउंट्स हमारे कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो राहुल, ही इज अ डेटर, डेटर मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एसेट है, राइट? और दूसरा है बैंक, बैंक इज ऑल्सो माई एसेट। दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, करेक्ट? हमारा वो जो टेबल था उसमें दिया था हमने,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट इज ऑलवेज डेबिट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है मुझे, तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, राहुल था पहले मेरा डेटर, बट अभी उसने मुझे पैसा दे दिया है, तो अभी इज ही माई डेटर एनी मोर, नो। तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा उसके बैलेंस को, उसके अकाउंट को मुझे सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर डेबिट को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं दूंगी डेबिट, और डेबिट को डिक्रीज करना है तो वी विल डू क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट जर्नल में, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच, 8,000 टू राहुल, 8,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग चेक received from debtor, getting it? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंट्री याद ध्यान से देखिए, हाँ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल गेट्स डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब मैंने एक्सप्लेन करते हुए बताया था, क्या हो गया, राहुल के बैंक अकाउंट में शायद उतना पैसा है ही नहीं, तो क्या हो गया, कुछ भी पैसा नहीं मिला, मेरा कुछ पैसा नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, जो ये एंट्री हमने पास की थी उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। बैंक में हमें लगा था कि उतने से पैसा बढ़ जाएगा, पर पैसा बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, कि उतना पैसा था ही नहीं उसके अकाउंट में देने के लिए, और राहुल वापस हमारा डेटर बन जाएगा, राइट। राहुल का हमने पहले सेट ऑफ कर दिया था अकाउंट, हमने क्या बोला था कि 8,000 रुपए मिलने वाले थे, 8,000 रुपए मिल गए, अभी राहुल इज नो मोर आर डेटर। लेकिन अगर चेक डिसऑनर हो गया तो राहुल हमारा वापस डेटर बन जाएगा। तो राहुल अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से, और टू बैंक, जो हमने पहली जर्नल एंट्री की थी उसे हमने रिवर्स कर दिया, बिकॉज बैंक में तो कुछ पैसा आया ही नहीं, तो इसलिए अभी हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा। व्हाट विल बी आवर एंट्री, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड, ये हमारा नरेशन रहेगा। क्लियर, समझ में आया डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा नहीं आया, डिसऑनर हुआ मतलब, तो इसलिए हम हमेशा बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं डिसऑनर की एंट्रीज, और जिससे भी वो चेक मिला था उसका हम वापस अकाउंट डेबिट करते हैं। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट, चेक इशूड टू रमेश 5,000। अभी कौन से दो अकाउंट्स यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं, एक रमेश, चेक इशूड, ये नया आपके लिए वर्ड है, इशू मतलब क्या, मैंने दिया है, कि बिजनेस ने ये चेक दिया है, रमेश को चेक दिया, रमेश वाज आवर क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी, और बैंक एसेट है। याद करिए हमारा टेबल, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, देखो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट, एसेट का हमेशा डेबिट होता है। अभी ये ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, क्या हो रहा है ये ट्रांजैक्शन में, चेक इशूड टू रमेश 5,000, मतलब बैंक में से पैसा गया, बैंक का जो बैलेंस था वो अभी कम हो जाएगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन आवर बैलेंस, और रमेश का जो ऑब्लिगेशन था वो हमने पे कर दिया, सो इट इज नो मोर एन ऑब्लिगेशन, तो ये भी मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। डेबिट को कभी डिक्रीज करना है तो हम करते हैं क्रेडिट, राइट, और क्रेडिट को डिक्रीज करना है तो हम करते हैं डेबिट। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरस्टूड। चलो हम लिखते हैं फटाफट, रमेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 being check issued to रमेश। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर देखना है तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हु इज द रिसीवर ऑफ द चेक, रमेश, हु इज द गिवर ऑफ द चेक, बैंक। ओके, ये सब टैली करने के लिए मैंने आपको बताया, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच यूज करो या ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो, आपकी जर्नल एंट्री हमेशा सेम रहेगी। ओके, जर्नल एंट्रीज आपके अप्रोच के हिसाब से चेंज नहीं होने वाली है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट,
purchased furniture and paid by check ₹12,000। यहाँ पे क्या हुआ है, फर्नीचर तो परचेज किया है और पेमेंट चेक से किया है। सो दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं हमारे, एक फर्नीचर और दूसरा बैंक। दोनों भी हमारे कौन से अकाउंट्स है, एसेट है, तो इसका मतलब उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। अभी फर्नीचर बिजनेस में आया या बिजनेस से गया, आया ना, तो फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और पेमेंट हुआ है मतलब बैंक में से पैसा गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज। तो अगर डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो करेंगे डेबिट, डेबिट को डिक्रीज करना है तो करेंगे क्रेडिट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट है। चलो हम अभी ये एंट्री लिख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 टू बैंक अकाउंट 12,000। और यहाँ पे आप नरेशन पूरा लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक। ऑलराइट। अच्छा, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें सिर्फ वेरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक हैज गिवन द चेक, इसीलिए बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट। करेक्ट। चलो आगे, पेड रेंट बाय चेक ₹5,000। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक एक्सपेंस किया है रेंट। रेंट इज व्हाट, एक्सपेंस है बिजनेस का, राइट। एंड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इज एसेट। अच्छा, एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, टेबल बिना देखे याद करने की कोशिश करिए, क्या होता है, डेबिट। चलो वेरीफाई करते हैं, एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, एसेट का भी होता है डेबिट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ आगे क्या हुआ, रेंट पेमेंट हुआ है, एक्सपेंस मेरा बढ़ा है, देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेंस। डेबिट को इंक्रीज करना है तो करूंगी मैं डेबिट, और बैंक से पैसा गया, बैंक का जो बैलेंस था वो कम हो गया, डिक्रीज करना पड़ेगा। डेबिट को डिक्रीज करना है तो करेंगे हम क्रेडिट। सो व्हाट इज माय एंट्री हियर, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर। चलो हम एंट्री लिख लेते हैं हमारे फॉर्मेट में। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 to bank account 5,000 being expenses paid by check। अभी इसके रेंट के बजाय आपका दूसरा कोई भी एक्सपेंस हो तो हम उसे वही बोलेंगे, उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट बैंक को करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय बैंक, वापस यही एंट्री आएगी। सैलरीज पेड बाय चेक, वापस यही एंट्री आएगी। सैलरीज को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो सारे एक्सपेंसेस आपके ये एंट्री में कवर हो गए हैं। और आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से चेक करना है तो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल में हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हमने कर दिया डेबिट एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है मतलब यहाँ पे अभी कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अफेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट, राइट। बट जब भी कैपिटल अकाउंट हम यूज करते हैं जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, जब वो पैसा विदड्रॉ करता है तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली उल्टा है कैपिटल अकाउंट का। ऑलराइट, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्रेडिट होता है हमेशा। यहाँ पे क्या हुआ है, और दूसरा हमारा अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है डेबिट। यहाँ क्या हुआ है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मतलब जो बैंक का बैलेंस था वो कम हो गया, राइट। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द बैलेंस। डेबिट को हमें डिक्रीज करना है तो हम करेंगे क्रेडिट। और कैपिटल का क्या हुआ, कैपिटल का उल्टा इफेक्ट हुआ, राइट। जब मैं इन्वेस्ट करती हूँ बिजनेस में एज अ प्रोप्राइटर तो मैं क्रेडिट करती हूँ। अगर बिजनेस से मैंने पैसा बाहर निकाला तो मेरा जो कैपिटल था बिजनेस में वो
कम हो गया, इजंट इट? मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में वो कम हो गई, तो देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। गेटिंग इट? अगर डिक्रीज हुआ है क्रेडिट बैलेंस, तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे करते हैं डेबिट। समझ में आ रही है बात? कैपिटल जो था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ है। अभी बिजनेस में से पैसा निकाला है प्रोप्राइटर ने, इसलिए हमें उल्टा इफेक्ट करना पड़ेगा, कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम डेबिट करते हैं तो हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फाइनल इफेक्ट हम उसको कैपिटल में देंगे। जब आप आगे सीखेंगे, आप फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका फाइनल इफेक्ट कैपिटल में ही जाने वाला है। बट राइट नाउ हम ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलो ड्रॉइंग्स अकाउंट को अभी हम करते हैं डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 12,000 to bank account 12,000 being cash withdrawn from bank for personal use. अंडरस्टूड? ये एंट्री ठीक से समझ गई आपके? ऑलराइट, आगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1,000 रुपीज। अभी कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इज माई रेवेन्यू। क्लियर जो था उसमें ये रेवेन्यू है, राइट? और हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक इज माई एसेट। ठीक है, रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? याद करिए, रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट। लेट्स सी टेबल में, रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम क्रेडिट। एसेट का नाम तो हमारा बहुत बाय हार्ट लर्न हो गया है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है? अभी एंट्री क्या हुई है? इंटरेस्ट हमें मिला है बैंक से, तो बैंक का जो अकाउंट है, बैंक में बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? मिला ना इंटरेस्ट, तो क्या हो गया? बैलेंस इंक्रीज हो गया। डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो हम करेंगे डेबिट। और रेवेन्यू क्या हुआ? हमारा रेवेन्यू बढ़ा ना, इंटरेस्ट मिला है, तो रेवेन्यू में भी देयर इज एन इंक्रीज। क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो करिए क्रेडिट। तो हमारा क्या एंट्री आएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट being interest received from bank. Being interest received from bank. क्लियर है? समझ में आ रहा है हमने क्या किया? अभी हमारा कोई भी इनकम हो उस जगह पे, चाहे डिविडेंड हो, चाहे कमीशन हो, चाहे रेंट हो, अगर ये बैंक के थ्रू मिलता है तो हमारी यही एंट्री होगी। बैंक को हम हमेशा डेबिट करेंगे और जो भी इनकम है हमारा उसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक इम्पोज्ड बैंक चार्जेस ₹500। अभी बैंक हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए बैंक हमसे कुछ चार्जेस चार्ज करती है। अभी उसकी एंट्री हमें यहाँ पे पास करनी, तो सर्विस चार्जेस है ये बैंक के, तो बैंक चार्जेस ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गए? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और ये बढ़ गए ना एक्सपेंसेस, चार्जेस हमें लेवी हो गए तो एक्सपेंसेस तो बढ़ गए, तो डेबिट को मुझे बढ़ाना है तो मैं करूंगी डेबिट, राइट? और बैंक अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा? बैंक इज माय एसेट, एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। बैंक में क्या इफेक्ट होगा? बैंक में मेरा जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे, तो बैंक का जो बैलेंस है वो मेरा डिक्रीज हो गया। डेबिट को मुझे डिक्रीज करना है तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट करती हूँ। तो मेरी फाइनल एंट्री क्या बनती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट है? चलो लिख लेते हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट दी एक्सपेंसेस। कितने से डेबिट हो रहे हैं बैंक चार्जेस हमारे? 500 से। और बैंक टू बैंक अकाउंट 500,
और नरेशन आएगा बीइंग बैंक चार्जेस लेविड। लेविड मतलब क्या, बैंक ने चार्ज किया। देखो वर्ड कौन से होते हैं, इम्पोज्ड, या यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं बैंक लेविड बैंक चार्जेस, LEVY या LEVIED, लेविड। ओके चलो नेक्स्ट, टर्म लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 50,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्म लोन मिला है, बैंक से हमने लोन लिया, तो कौन से दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो टर्म लोन वाला अकाउंट है जिसे हम बैंक लोन भी बोलेंगे, और दूसरा अकाउंट हमारा बैंक है। बैंक इज माय एसेट, एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। तो बैंक में लोन रिसीव हुआ है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, देयर इज एन इंक्रीज इन द बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, डेबिट को मुझे इंक्रीज करना है, मैं उसे करूंगी डेबिट। और टर्म लोन मतलब लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन है ना, बैंक ये लोन देके भूलने नहीं वाली है, बैंक कभी ना कभी वसूल करेगी ये लोन, तो इसलिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। चलो हमारे टेबल में हम देख लेते हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, राइट। तो मेरी लायबिलिटी तो बढ़ गई ना, बिकॉज मैंने ये लोन ले लिया, तो मुझे अगर क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है, मैं हमेशा करूंगी क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ओके चलो हम लिख लेते हैं फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन लिया है हमने, 50,000 का, टू बैंक लोन, बैंक लोन इज माय ऑब्लिगेशन, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया है। हमारी एंट्री क्या आएगी, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, गेटिंग इट। चलो अभी आगे हमने क्या कर दिया है, आगे की एंट्री में हमने ये टर्म लोन रीपे कर दिया है, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन ₹50,000। रीपे किया मतलब अभी ये ऑब्लिगेशन रहा क्या, ऑब्लिगेशन अभी नहीं रहा ना, तो ये जो मैंने क्रेडिट किया था उसे मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या बोलूंगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 50,000, ये ऑब्लिगेशन मेरा अभी पे हो चुका। और पे कैसे हुआ, कहां से पे हुआ, बैंक में से पे हुआ, तो बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए ये जो पहले वाली एंट्री है ना, एग्जैक्टली हमने उसका रिवर्स किया है, बैंक को यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे बैंक लोन को क्रेडिट था, यहाँ पे बैंक लोन को हमने डेबिट किया, रिवर्स एंट्री है एग्जैक्टली। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बीइंग बैंक लोन रीपेड, समझ में आ रहा है ऑलराइट। अभी नेक्स्ट, गेव लोन टू सुधीर बाय चेक, अभी ये उल्टा हो गया, बैंक से लोन लिया था, अभी ये ट्रांजैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, हमने किसी को लोन दिया है, बिजनेस ने किसी को लोन दिया है। So there are two accounts, one is Sudhir and the other one is bank. Bank is an asset, it always has a debit balance. यहाँ पे क्या हो गया, सुधीर कौन है, अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो वो मेरा क्या बन जाता है, मेरा वो बन जाता है डेटर, क्योंकि फ्यूचर में वो लोन रीपे करेगा, इजंट इट। सुधीर से मुझे फ्यूचर में जाके वो पैसा वापस मिलने वाला है, तो देयर इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो मतलब ये मेरा अभी एसेट बन गया, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट, लोन मैंने उसे दिया है, तो मेरा जो बैंक है उसका बैलेंस कम हुआ कि बढ़ गया, बैंक में से उतना पैसा चला गया, राइट, वो डिक्रीज हो गया। डेबिट को डिक्रीज करना है तो करेंगे हम क्रेडिट, और लोन जो है सुधीर से, वो वाला जो अकाउंट है वो मेरा बढ़ गया है, राइट, देयर इज एन इंक्रीज इन माय डेटर अकाउंट, मैं उसे करूंगी डेबिट, क्लियर है। तो मेरी एंट्री यहां पे क्या आएगी, सुधीर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या लोन टू सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। कितने से डेबिट हो रहा है यहाँ पे, 20,000 टू बैंक अकाउंट
20,000 और नरेशन आप क्या लिखेंगे? बीइंग लोन गिवन टू सुधीर। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? मैंने सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर कर लिए हैं जो भी बैंक से रिलेटेड होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी ये सारा बहुत अच्छी से समझ गया, बहुत क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी बारी है हमारे क्विज टाइम की। अभी मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं, आप ये गो थ्रू करिए और मुझे आशा है कि ये सारे आपको जरूर आने वाले हैं। कुछ इसमें ट्रिकी भी है, ओके, बट आई एम श्योर इफ यू रियली थिंक थ्रू इट तो आपको ये जरूर आएंगे। अभी यहाँ पे जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसमें जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसे मैं कमेंट्स में पिन करने वाली हूँ। आई एम रियली होपिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल, और ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उसके आपको करेक्ट एंट्रीज पास करते आएंगे। तो आपको मैं अभी अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।